हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो देखिए, हम जो ये माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो एक टाइप का लाइट माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इस बेसिस पे कि वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं एज अ सोर्स सैंपल को विजुअलाइज करने के लिए। ठीक, मतलब मान लीजिए हम कोई भी सेल देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रॉन और प्रोब का। तो इसी बेसिस पे माइक्रोस्कोप को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। 3 तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। पहला ऑप्टिकल या फिर लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और तीसरा होता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप भी कई तरीके का होता है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के भी टाइप्स होते हैं और इसके भी। ठीक, तो अभी तो हम लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप दोनों डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम फेस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आया कहाँ से। ठीक, ये एक तरह का लाइट माइक्रोस्कोप होता है। अब फेस कॉन्ट्रास्ट में आपको 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फेस और कॉन्ट्रास्ट। तो दोनों का मतलब हमें जानना है, इसी चीज़ पे पूरा बेस्ड है ये। तो फेस तो अभी आप समझिए लाइट से। ठीक है, फेस जो यूज़ किया गया है लाइट के लिए। ठीक, तो अभी सिंपली समझ लिए कि लाइट के लिए यूज़ किया गया। आगे आप समझ जाएंगे क्या क्या बातें हैं। हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में कॉन्ट्रास्ट के बारे में। कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कुछ डिफरेंस, कोई अंतर जो आप बता सके आसानी से कि मतलब ये रेड लाइन है और ये ग्रीन लाइन है। तो आप अंतर इन दोनों में बता पा रहे हैं ना कि ये रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है। ठीक, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब है अंतर। लेकिन माइक्रोस्कोपी में क्या मतलब है इसका? देखिए, माइक्रोस्कोपी में पूरी ऑल ओवर माइक्रोस्कोपी जहाँ भी कॉन्ट्रास्ट का मतलब आएगा, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है ना कि एक इमेज है। ठीक, तो इमेज के अलग अलग हिस्सों में जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ठीक, मतलब एक इमेज है, इमेज में कहीं ब्राइटनेस है, कहीं पे डिम है वो चीज़। ठीक, तो ये क्या है, एक अंतर है। इसी चीज़ को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। क्या मतलब होता है और अच्छे से हम समझते हैं इसको कि मान लीजिए ये हमारा कि पूरा एक ब्लैक बैकग्राउंड है। ठीक, मान लीजिए कोई हमारी इमेज है, इस इमेज में पूरा हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है। अभी इसको थोड़ा और हम बना दें और इस इमेज पे ये हमारा कोई रेड कलर का फ्लावर है। ठीक है, मान लीजिए ये रेड कलर का फ्लावर है और ग्रीन कलर की इसकी लीव्स है। ठीक है, और ये पूरा हमारा एक इमेज है। ठीक, इमेज है एक हमारा। तो इस इमेज में अब क्या क्या चीज़ें बता पा रहे हैं? इस इमेज में आप बता पा रहे हैं कि ये पूरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, रेड कलर का ये फ्लावर है और ग्रीन कलर की इसकी लीव्स और स्टेम है। ठीक है, पेडंकल कह सकते हैं हम। तो ये क्या है कि इस इमेज की कॉन्ट्रास्ट इतना बढ़िया है कि आप इनमें जो डिफरेंस है वो अच्छे से बता पा रहे हैं कि ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लैक है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है। इमेज के अलग अलग हिस्सों में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कह रहे हैं। तो ये एक पूरा इमेज है, इमेज के अलग अलग हिस्से, जैसे कि ये ब्लैक बैकग्राउंड, ये रेड कलर वाला पार्ट और ये ग्रीन कलर वाला पार्ट। तो ये इमेज के अलग अलग हिस्से हैं और इन इमेज के अलग अलग हिस्सों में जो अंतर है वो आप आसानी से बता पा रहे हैं। और क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि इस इमेज का कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़िया है। तो कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है? ऑल ओवर माइक्रोस्कोपी जो हम पढ़ेंगे, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि एक इमेज में जो डिफरेंस है, इमेज के अलग अलग हिस्सों में, एक इमेज के अलग अलग पार्ट्स में जो डिफरेंस होता है, कहीं पे इमेज बहुत ब्राइट है, कहीं पे डिम है, तो इसी डिफरेंस को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अब ये कॉन्ट्रास्ट जितना बढ़िया होगा, ठीक है, इमेज की क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, वो इमेज उतना क्लियर होगा और इसीलिए हमारे बहुत फ़ायदे की है। अब मान लीजिए कि आप किसी माइक्रोस्कोप के अंदर आपने कोई सैंपल रखा, स्पेसिमेन रखा, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये फ्लावर छोड़ के आप समझ लिए कि ये कोई माइक्रोब है। ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसा, ये ब्लू कलर की पूरी उसकी बाउंड्री है कोई, और ऐसा पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ठीक, तो इस माइक्रोस्कोप जो आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं,
तो इस माइक्रोस्कोप में आप बहुत आसानी से बता पा रहे हैं कि ये इमेज का ये जो भी माइक्रोब है उसकी ब्लू कलर की एक बाउंड्री है, रेड कलर का कुछ हिस्सा है उसका, फिर ग्रीन कलर का कुछ हिस्सा है उसका, इस रेड कलर में कुछ येलो कलर कुछ भी इसका डीएनए वगैरह है। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तभी भी आप मतलब इमेज के जो अलग अलग हिस्सा है जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज कर रहे हैं उसको आप आसानी से बता पाते हैं। तो कंट्रास्ट जितना ज़्यादा होता है इमेज की क्वालिटी उतनी बढ़िया होती है, वो इमेज हमें उतना क्लियर नज़र आता है। ठीक है, तो ये तो कंट्रास्ट का फ़ायदा हुआ। कंट्रास्ट का क्या होता है? कंट्रास्ट ये होता है कि इमेज के अलग अलग हिस्सों में जो डिफरेंसेस होती हैं, जो अंतर होती हैं, उसी चीज़ को हम कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा कंट्रास्ट का मतलब हुआ। आई होप समझ में आया हो कंट्रास्ट मतलब क्या, कि इमेज के अलग अलग हिस्सों में जो डिफरेंस है उसी को कंट्रास्ट कहते हैं। और उसका मतलब समझिए कि इमेज के अलग अलग हिस्सों में डिफरेंस है तो उसका क्या फायदा है कि इमेज के अलग अलग हिस्सों में डिफरेंस है तो आप पता कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे मौजूद है, क्या चीज़ कहाँ पे मौजूद नहीं है। किसी चीज़ में अंतर होगा तभी तो वो चीज़ अलग क्लासिफाई की जाएगी। अब ये पूरा इमेज मान लीजिए ब्लैक ही रहता तो कुछ पता नहीं चल पाता, पूरा यूनिफॉर्म रहता है इमेज। लेकिन ऐसा नहीं है, कंट्रास्ट की वजह से हमें इमेज में अलग अलग डिफरेंसेस मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलती है, इमेज के अलग अलग हिस्सों में अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए हम अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर पाते हैं। तो ये तो हुआ कॉन्ट्रास्ट। ठीक, तो कॉन्ट्रास्ट का एक तो मतलब समझ लीजिए कि क्या है, और एक बात याद रखिएगा कि और कुछ नहीं तो ये बात याद रखिए ना कि कॉन्ट्रास्ट जितना ज़्यादा होगा इमेज का, वो इमेज की क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, उतना क्लियर हमें नज़र आएगा। ठीक, ब्लर्ड नहीं नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा। तो ये तो हुआ पूरा कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है ना वो क्या करता है, ये कंट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है, कंट्रास्ट को बढ़ा देता है। अभी जस्ट हमने देखा कि कंट्रास्ट जितना बढ़िया रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो माइक्रोस्कोप में हम जब देखेंगे, उस सैंपल को विजुअलाइज करेंगे, तो उसकी कंट्रास्ट जितना बढ़िया होगा वो हमें उतना क्लियर नज़र आएगा। ठीक, तो ये हुई फेज और कंट्रास्ट की मतलब कंट्रास्ट के बारे में हमने बात करी। अब क्या है ना कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी क्या है, एक तरह का लाइट माइक्रोस्कोप है। और पिछले वीडियोस में हमने देखा कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में हमने देखा। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन क्या था कि वहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन जो भी होता है, ट्रांसपेरेंट सेल है मान लीजिए या कोई भी स्पेसिमेन है, तो हम उसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेनिंग की ज़रूरत होती है, हमें स्टेन करना पड़ेगा। और स्टेन की वजह से क्या हो सकता है कि मान लीजिए वो कोई सेल है, कोई माइक्रोब है, तो वो डेड कर जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बने, तो उसमें हम बिना स्टेनिंग के भी देख सकते हैं। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या है ना कि कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता है, रिजोल्यूशन इतना और मैग्निफिकेशन ये सारी चीज़ें कुछ खास नहीं रहती है। तो उस चीज़ का एडवांसमेंट हमारे पास आया फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और ये क्या कर देता है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही क्लियर इमेज हमें मिलती है। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हुई कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या थी, कैसे बना, ये बात हुई इसका इंट्रोडक्शन। अब क्या है कि इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी ना सबसे पहले फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का ना हम वर्किंग देखेंगे, क्योंकि आप वर्किंग समझ लेंगे तो और जो भी चीज़ें हैं इसका प्रिंसिपल वगैरह सब समझ में आ जाएगा, उसी में हम डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग समझने से पहले ना आपको 3 पॉइंट है जो समझ में आने चाहिए। देखिए हम इसको ना थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग जो भी पॉइंट्स है उसको, और बाद में सब एक साथ कंक्लूड करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है, क्या की चीज़ें समझनी है आपको फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की वर्किंग के बारे में जाननी। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि देखिए लाइट है तो लाइट या तो पार्टिकल के फॉर्म में प्रोपेगेट करेगी या फिर वेव के फॉर्म में। ठीक, तो अब तक हमने जो भी देखा ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, तो उसमें लाइट ना फोटोन या फिर कह सकते हैं पार्टिकल के फॉर्म में क्या कर रही थी, प्रोपेगेट कर रही थी, उसको एज अ सोर्स यूज किया जा रहा था। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ना हम लाइट को वेव के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ठीक, यहाँ पे लाइट को जो वेव के फॉर्म में प्रोपेगेशन होता है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब बात ये है कि हमारी जो आईज है, ह्यूमन आईज, वो वेव लाइट की वेव्स को तो देख नहीं सकती। अब हमारे पास हर जगह लाइट है, लेकिन हम लाइट की वेव को तो नहीं देख पा रहे हैं। अरे वाह कितना मस्त चल रहा है तरंग, ठीक, तो ये कुछ तो हम देख नहीं पाते हैं।
तो क्या होता है कि ह्यूमन आई जो होती है वो लाइट की वेव को नहीं देख सकती, ठीक है। हम लाइट की वेव्स को नहीं देख सकते। हम क्या देख सकते हैं, हम लाइट की इंटेंसिटी को देख सकते हैं, ठीक। लाइट की इंटेंसिटी को क्या मतलब कि लाइट कितनी ब्राइट है या डिम है, ये चीज़ हम देखते हैं ना कि लाइट बहुत ज़्यादा चमक रहती है, बहुत ज़्यादा लाइट रहती है तो बहुत ब्राइट लाइट है, डिम रहती है लाइट बहुत ही कम रहता है इंटेंसिटी उसकी। तो क्या कहने का मतलब है कि ह्यूमन आई जो होती है वो लाइट की वेव्स को नहीं देख सकती, लेकिन हम लाइट की इंटेंसिटी को देख सकते हैं कि लाइट कितनी ज़्यादा इंटेंस है या कम इंटेंस है, मतलब लाइट ब्राइट है या डिम है, इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है ना कि जो हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ना वो फेज शिफ्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या होता है कि ये फेज शिफ्ट को कन्वर्ट कर देता है ब्राइटनेस में, ताकि ये कॉन्ट्रास्ट एक डिफरेंस क्रिएट हो। ये सब क्या बात है, देखिए। फेज शिफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी लाइट की वेव है, ठीक है। लाइट की वेव एक चल रही है, तो ये नॉर्मली अभी कोई मान लीजिए कोई किसी सैंपल के कांटेक्ट में नहीं है, नॉर्मल अपना पाथ चल रहा है, बस हवा है, हवा मीडियम है, मान लीजिए सिर्फ हवा है मीडियम और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये अपना नॉर्मल जिस वेलोसिटी से ये जा रही होती है उस वेलोसिटी से जा रही है ये, ठीक है। तो ये किसका एक वेव चल रहा है इसका। फिर क्या हुआ कि ये एक दूसरी वेव आई, या इसी वेव को समझिए कि यही वेव है। अब इतना चला तब तक ये किसी एक सैंपल के कांटेक्ट में आ गई, किसी सेल के कांटेक्ट में, या किसी भी तरह का कोई एक स्पेसिमेन के कांटेक्ट में आ गई। अब क्या होगा कि देखिए जब हवा बस मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, डेंसिटी में कोई कुछ अंतर नहीं आएगा। नॉर्मल वो जिस वेलोसिटी से लाइट चल रही है उस वेलोसिटी से चलेगी। लेकिन जैसे ही कोई सब्सटेंस यहाँ पे आ गया तो अब क्या होगी इस सैंपल का, इस सब्सटेंस का कुछ डेंसिटी होगा, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अब ये नॉर्मल एयर के ही कांटेक्ट में बस नहीं रह गई है, अब ये किसी सैंपल के कांटेक्ट में आ गई है। और ये जो सैंपल है इसकी डेंसिटी है कुछ कुछ हाई डेंसिटी है इसके पास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक। तो जब इसका डेंसिटी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो लाइट तो बेंड करेगी। तो ऐसा समझिए कि अब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और लाइट वेव के फॉर्म में जा रही है। तो जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगी तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक, कुछ लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब क्या होगी ना, अब इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। ओहो, क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। क्या कहा मैंने कि हम बात कर रहे हैं फेज शिफ्ट की। तो फेज शिफ्ट में क्या होता है कि लाइट है नॉर्मली जा रही है, मान लीजिए कि बस एयर मीडियम है उसमें लाइट पास कर रही है तो अपने नॉर्मल स्पीड से वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, जो लाइट की वेव है वो किसी सैंपल के कांटेक्ट में जब आएगी, नॉर्मली एयर के कांटेक्ट में आएगी तो जो उसका नॉर्मल स्पीड है, जो वेव है वो चल रहा है। लेकिन जैसे वो किसी सैंपल के, किसी सेल के कांटेक्ट में आएगी तो जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट लाइट का वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिफरेंस चेंज हो जाती है, ठीक है, कमी आ जाती है उसकी वेलोसिटी में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहले ये जो डिस्टेंस थी दो पीक्स के बीच में, जो वेवलेंथ था वो इतना था, ठीक है, इतना इतना था, ठीक है, ऐसे समझिए पहले। लेकिन जैसे ही ये किसी सैंपल के कांटेक्ट में, मान लीजिए किसी सेल के कांटेक्ट में आ गई और उस सेल का डेंसिटी ज़्यादा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, तो उस सेल ने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो पहले जो ये नॉर्मल स्पीड से चल रही थी अब ऐसा नहीं होगा, उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, उसकी वेवलेंथ में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गया। तो पहले इतना था वेवलेंथ, ठीक, अब क्या हो गया, इतना हो गया है। ओहो, पहले अब इतना हो गया, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए समझिए कि पहले इतना था अब इतना रह गया है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो वेवलेंथ भी डिक्रीज कर गई है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फेज शिफ्ट। पहले फेज इतना था, टाइम लैप्स इतना था, आप समझिए, और अब इतना रह गया है, ठीक। पहले इतना था, पहले इतना था अब इतना रह गया है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फेज शिफ्ट, ठीक। फेज में शिफ्ट हो गया है, कुछ चेंज हो गया है, कुछ डिफरेंस आ गया है। पहले इतना था अब इतना हो गया है, तो इतने का अंतर आया है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेज शिफ्ट कहते हैं।
अब अभी हमने बात की कि नॉर्मल जो ह्यूमन आइज है, नॉर्मल क्या ह्यूमन आइज ही फेज शिफ्ट को या वेव्स को नहीं देख सकती। तो ये जो वेव में, लाइट की वेव में जो फेज शिफ्ट आया है, इसको भी हमारी आइज नहीं देख सकती, ठीक। लेकिन जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है ना, वो इसको देख सकता है, ठीक है। और इसको देखेगा कि इतने का चेंज आया है, पहले इतना था फेज, अब इतना हो गया है, तो इतने का जो चेंज आया है, इस फेज शिफ्ट में जो कमी आई है, जो अंतर आया है, वो इस फेज शिफ्ट को पता है ब्राइटनेस में चेंज कर देता है, कंट्रास्ट में चेंज कर देता है, ठीक। तो यही पूरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अभी हम इस पे भी बात करेंगे। तो ये तो पूरा खचपच हो गया। तो हमारा कहने का क्या मतलब था कि हम फेज शिफ्ट के बारे में बात की हमने। तो फेज शिफ्ट क्या होता है कि नॉर्मल एक वेव जा रही है एयर के मीडियम में, तो उसका वेवलेंथ नॉर्मल जो होना चाहिए वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये किसी सेल के कांटेक्ट में, किसी स्पेसिमेन के कांटेक्ट में आएगी, तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसके फेज में पहले इतना था, अब इतना रह गया है, तो इसके फेज में शिफ्ट हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है। इस चीज को हम कहते हैं फेज शिफ्ट, ठीक है। तो ये दूसरी बात हुई। पहली बात ह्यूमन आई इंटेंसिटी वाली बात की, और दूसरी बात ये। अब तीसरा क्या है ना, तीसरा पॉइंट ये है हमारा कि दो टर्म्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, देखिए देखिए, ये हमारी एक लाइट वेव है, ठीक है, ऐसे चल रही है, ठीक। और एक दूसरी भी हमारी लाइट वेव है, सेम इसी की जैसी, मतलब इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन सेम है, इसका ये जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, जो वेवलेंथ है दोनों का वो सेम है। पिक्चर में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन हाँ सेम है, ठीक है। सेम है, ठीक है, अब सेम है ना। तो जब दो वेव्स का सोर्स ऑफ ओरिजिन, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सब सेम होता है, तो ये दोनों वेव्स क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और एक बड़ी सी वेव का निर्माण कर देंगी, ठीक है। दोनों आपस में जुड़ जाएंगी और एक बड़ी सी वेव का निर्माण कर देंगी, और इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना होता है ना, ठीक। बनाना मतलब वो अकेला नहीं, बनाना, बनाते हैं जो चीज़, तो कंस्ट्रक्ट। तो क्या होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया, जब दो वेव्स का सोर्स ऑफ ओरिजिन, कह सकते हैं वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ये वेवलेंथ दोनों सेम होता है, तो वो आपस में क्या कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक बड़ी सी वेव का निर्माण कर लेती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, वहाँ पे ब्राइट ब्राइट आपको नजर आएगा वहाँ पे इमेज, ठीक। इसके बारे में और बात करेंगे, अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझिए, ठीक। तो हमने क्या कहा कि जब दो वेव्स का सोर्स ऑफ ओरिजिन, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सब सेम होगा, तो वो आपस में क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी और एक बड़ी सी वेव का निर्माण कर लेंगी, और इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कि दो वेव्स है हमारे पास, एक वेव ये है और एक वेव ऐसी है कुछ, दोनों अपोजिट है, मतलब मान लीजिए इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन अलग है, एक का मिनिमा जहाँ पे है तो दूसरे का एक का मैक्सिमा जहाँ पे है तो दूसरे का मिनिमा है, ऐसा कुछ चल रहा है, एम्पलीट्यूड और ये सब डिफरेंस है। तो ये दोनों जब आपस में मिलती है ना, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है और हमें कोई वेव नहीं नजर आएगी, एक सिंपल ऐसा स्ट्रेट लाइन हमें नजर आएगा, ठीक। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में जहाँ पे होता है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। दोनों क्या करती हैं, अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेती है, कैंसल आउट कर देती है और हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो जहाँ पीसीएम में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में जहाँ पर डिस्ट्रक्ट, तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में जहाँ पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहाँ पे इमेज में क्या होगा, डार्क स्पॉट होगा, ठीक। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब दो कह सकते हैं कि डिफरेंट वेव्स मिलेंगी, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब दो डिफरेंट वेवलेंथ वाली, एम्पलीट्यूड वाली, सोर्स ऑफ लाइट वाली वेव्स मिलेंगी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहाँ पे डार्क हमें नज़र आएगा, ठीक।
तो ये 3 चीज़ें हुई हमारी जिसके बारे में आपको याद रखना है पूरा फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी समझने के लिए। पहला तो ये है कि लाइट जो है क्योंकि हम यहाँ पे वेव्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, तो हम लाइट की वेव्स को नहीं देख सकते, हमारी आइज़ लाइट की वेव्स को नहीं देख सकती हैं, लेकिन हम लाइट की इंटेंसिटी को देख सकते हैं कि लाइट ब्राइट है या डिम है, ठीक है? इस चीज़ को हम देख सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि कहाँ गया? फेज़ फेज़ शिफ्ट के बारे में हमने जाना कि फेज़ शिफ्ट क्या होता है। तो जब लाइट नॉर्मली एयर से गुजर रही होती है तो क्या होता है, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही होती है, वेलोसिटी से जा रही होती है, तो उसके वेवलेंथ में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में मान लीजिए कोई सैंपल, कोई सेल, कोई ज़्यादा डेंसिटी वाली, कोई ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली ऑब्जेक्ट आएगी, तो थोड़ा सा लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से उसके वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा। तो पहले वेवलेंथ मान लीजिए इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो ये जो अंतर आया है इतने का, इसको हम कहते हैं फेज़ शिफ्ट। और फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में इसी फेज़ शिफ्ट को चेंज कर दिया जाता है, कॉन्ट्रास्ट में, ब्राइटनेस में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने जाना। अब आते हैं हम फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पर, ठीक। देखिए ये सारी चीज़ें फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी समझने के लिए क्या आया, इरेज भी नहीं हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि यही सारी चीज़ें हटेगा कैसे यार, एक मिनट। तो देखिए अब हम बात करेंगे फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के वर्किंग के बारे में समझते हैं, ठीक। यहाँ से शुरू करते हैं, वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो देखिए चूँकि फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी भी क्या है, एक तरह की लाइट माइक्रोस्कोपी है। तो जैसा नॉर्मल इसका वर्किंग का रे डायग्राम जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ब्राइट फील्ड में और डार्क फील्ड में देखा है ना, वैसा ही कुछ सेटअप होगा। होता क्या है, सबसे पहले तो एक लाइट सोर्स होगी यहाँ पे, ठीक। लाइट सोर्स होगी, एक हैलोजन लैम्प या फिर एलईडी लाइट, यहाँ पे एक लाइट सोर्स होगा। उसके बाद क्या होता है, एक कंडेंसर लेंस लगा होता है यहाँ पे लाइट को कंडेंस करने के लिए और स्पेसिमेन पर फोकस करने के लिए। यहाँ पे हमारी मान लीजिए स्पेसिमेन स्टेज है, ठीक। इस स्पेसिमेन स्टेज पे हमारा स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक। तो एक बार लिख देते हैं कि ये है लाइट सोर्स है, ये कंडेंसर है, ये स्पेसिमेन स्टेज है। उसके बाद क्या आएगी चीज़ हमारी, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है पे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद क्या होती है हमारी, वो होती है आईपीस, ठीक है। ये क्या है, आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। एक नॉर्मल सेटअप तो हमारा यही होता है कि लाइट सोर्स होगी, कंडेंसर लेंस होगा, स्पेसिमेन स्टेज होगी, ये हमारी स्पेसिमेन है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, ठीक। और यहाँ से हम देखेंगे अपनी आंखों से। अब क्या होता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, लाइट सोर्स और कंडेंसर के बीच में लगा हुआ होता है एक एनुलर डायफ्राम। ऐसा कुछ दिखता है हमारा एनुलर डायफ्राम या फिर एनुलर रिंग, ऐसा कुछ दिखता है। तो लाइट क्या होती है ना, मान लीजिए जब एनुलर डायफ्राम नहीं होगा तो यहाँ से लाइट सोर्स से जो भी लाइट गई वो सब उस पे पड़ती है, कंडेंसर पे सारी लाइट वो इकट्ठा करता है। लेकिन अब एनुलर डायफ्राम लग गया है तो लाइट सोर्स से जो भी लाइट यहाँ पे निकलेगी, यहाँ से लाइट सोर्स से जो भी लाइट है वो सिर्फ ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना, ये वाइट वाला हिस्सा सिर्फ उसी में से जाएगी, ठीक। ये तो हमारा 2D में है ना, 3D में मान लीजिए वो नीचे से जा रहा है, ठीक है, लाइट ऐसे समझिए नीचे से जा रहा है, तो सिर्फ वाइट वाले हिस्सा जो दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट हिस्सा जो होगा, सिर्फ वहीं से क्या करती है, लाइट पास होती है एनुलर डायफ्राम से, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट सोर्स और कंडेंसर के बीच में लगा हुआ होता है हमारा क्या, एक एनुलर डायफ्राम लगा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा कुछ एनुलर डायफ्राम लगा हुआ होता है। उसके बाद कंडेंसर तो है, स्पेसिमेन स्टेज है, ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस होता है। एक्चुअली ये जो एनुलर डायफ्राम है ना, ये क्या होता है, ये कंडेंसर में ही लगा हुआ होता है, मतलब ये कंडेंसर है और इसके नीचे एनुलर डायफ्राम लगा हुआ है। लेकिन हमें समझना है तो हम एक एक को अलग अलग पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। तो ये एनुलर डायफ्राम हो गया। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस में एक चीज़ लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं फेज प्लेट। फेज प्लेट है हमारी, ठीक है। अब ये जो फेज प्लेट है ना वो भी कुछ ऐसी ही दिखती है, कहाँ गया, ऐसा दिखता है,
ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे लाइट दोनों से पास करेगी, कैसे पास करेगी वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको फेज प्लेट, फेज रिंग हम कहते हैं। चलिए, तो ये हमारा एक सेटअप होता है। अब वर्किंग एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, वर्किंग समझते हैं। वाइट ले लेते हैं। तो लाइट सोर्स से लाइट निकली और एनुलर डायफ्राम से हमने कहा कि जो सिर्फ ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा है, वाइट वाला हिस्सा है, ये वाला वहीं से लाइट पास करेगी। तो लाइट यहाँ से पास करी इसने और ये एक होलो कोन बना देती है कंडेंसर के पास, ठीक है। सिर्फ वाइट वाले हिस्से से, ट्रांसपेरेंट वाले हिस्से से ही पास करती है। अब कंडेंसर पे लाइट पड़ी तो कंडेंसर का काम होता है कि वो सारी लाइट को स्पेसिमेन पे एक जगह फोकस कर दे, ठीक। स्पेसिमेन पे इसने फोकस कर दिया। अब काम होता है स्पेसिमेन पे। देखिए अब तक समझिए कि एयर चल रहा था मीडियम, ठीक। समझने के लिए समझिए कि एयर चल रहा था मीडियम, तो लाइट की वेवलेंथ में, वेलोसिटी में ऐसा कुछ चेंज तो आएगा नहीं, ठीक, क्योंकि कोई हाई डेंसिटी वाली चीज आई नहीं अब तक। तो कहने का क्या मतलब है कि फेज शिफ्ट नहीं होगा अभी तक कुछ। लेकिन अब स्पेसिमेन के कांटेक्ट में आया और मान लीजिए ये स्पेसिमेन हमारा कोई सेल है, ठीक है, कोई एनिमल सेल, प्लांट सेल, मान लीजिए ऐसा कुछ है, माइक्रोब है ये कुछ। तो जैसे ही स्पेसिमेन के कांटेक्ट में ये लाइट आया तो स्पेसिमेन का डेंसिटी होगा, कुछ हाई डेंसिटी होगा एयर के कंपेयर में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगी, यहाँ पे कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक। यह भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो कुछ वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अभी तक जो वेवलेंथ थी, जो वेलोसिटी थी लाइट की, वो क्या होगी, अब चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, फेज शिफ्ट होगा। तो जब क्या होती है यहाँ पे लाइट, जो लाइट डायरेक्ट, देखिए कंडेंसर से लाइट स्पेसिमेन पे फोकस हुई, तो जो लाइट डायरेक्ट स्पेसिमेन पे पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट स्पेसिमेन पे जो पड़ी है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक, उसकी वेवलेंथ में थोड़ी सी कमी आ जाती है और इसको हम कहते हैं रिटार्डेड लाइट, स्कैटर्ड लाइट या फिर रिटार्डेड लाइट, ये सब हम इसको कहते हैं। इसका थोड़ा सा फेज शिफ्ट हो जाता है, और कितना फेज शिफ्ट होता है, λ/4 डिक्रीज कर जाता है। रिटार्डेड लाइट, रिटार्ड मतलब स्लो हो जाना, तो λ/4 इसकी वेवलेंथ, इसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फेज शिफ्ट हो जाता है। वर्किंग एक बार और हम समझेंगे, अभी सुनते जाइए, ठीक। ये चीज़ हुई। तो स्पेसिमेन से जो डायरेक्ट, कंडेंसर ने स्पेसिमेन पे फोकस किया लाइट, स्पेसिमेन पे जो लाइट डायरेक्टली पड़ी वो λ/4 रिटार्ड हो जाती है, क्योंकि कुछ लाइट वो स्पेसिमेन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लाइट हो सकता है कि स्पेसिमेन से पास ही ना की हो, उससे टकराई ही ना हो, दो सेल्स के बीच से गुजर गई हो। तो ऐसी लाइट जो होती है ना, उनके वेलोसिटी में, वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं आता है, और ऐसी लाइट को हम डायरेक्ट लाइट कहते हैं। ये डायरेक्टली चली जाती है ऐसे, ठीक है। अनरिफ्लेक्टेड लाइट, अनरिफ्रैक्टेड लाइट, डायरेक्ट लाइट, ये सारी लाइट हम इनको कहते हैं। और इनके वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया है अब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चल रही हैं वो सेम चल रही हैं, ठीक। लेकिन रिटार्डेड लाइट की वेवलेंथ में चेंज आया है, λ/4 वो डिक्रीज कर गई है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या लगा हुआ होता है, फेज प्लेट लगी होती है, फेज रिंग होती है। फेज रिंग का भी हमने डायग्राम ऐसा कुछ देखा। तो अब क्या होता है ना, फेज रिंग में, फेज रिंग का ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, तो जो रिटार्डेड लाइट है, रिटार्डेड लाइट वो इस फेज स्पेस हम इसको कह सकते हैं, जो दोनों के बीच में जगह है उसको फेज स्पेस कह सकते हैं, और ये वाला को फेज रिंग कह सकते हैं, या फिर ओपेक या ट्रांसपेरेंट कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो वाइट वाले को आप ट्रांसपेरेंट कह दीजिए और इसको ओपेक कह दीजिए, ठीक है, ओपेक और ये ट्रांसपेरेंट। तो जो रिटार्डेड लाइट है, जो डायरेक्टली स्पेसिमेन से टकराई हैं, जिनके वेवलेंथ में, वेलोसिटी में λ/4 का डिक्रीज हुआ है, कमी आई है, ठीक है, वो इससे पास करती हैं, ठीक है। ये वाले जो ओपेक वाला हिस्सा है वो इससे पास करती हैं और आई पीस पे पड़ती है, ठीक। तो ये पहले से ही λ/4 रिटार्डेड है, तो इनमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। लेकिन जो डायरेक्ट लाइट है, जो रिटार्डेड लाइट नहीं है, डायरेक्ट लाइट नहीं, सॉरी डायरेक्ट लाइट है, जिनकी वेवलेंथ में, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, वो इस वाले हिस्से से पास करती हैं, ठीक। ये जो ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा आप कह सकते हैं, इससे पास करती है, ठीक।
और ये जब इससे पास करती है ना तो इसकी वेलोसिटी में, इसकी वेवलेंथ में λ/4 एडवांस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो एक फेज शिफ्ट यहाँ पे होती है। ठीक, एक बार फिर से बताते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले तो ये हुआ कि लाइट सोर्स से लाइट निकली, एनुअल डायफ्राम पे पड़ी। एनुअल डायफ्राम का जो ट्रांसपेरेंट वाला हॉलो वाला हिस्सा होता है, सिर्फ वहीं से लाइट पास करती है, वो कंडेंसर पे पड़ी। कंडेंसर ने सारी लाइट स्पेसिमेन पर फिक्स करी। स्पेसिमेन पे जो लाइट डायरेक्टली स्पेसिमेन पे पड़ती है वो क्या होती है, उसकी फेज शिफ्ट हो जाता है, उसमें λ/4 का फेज शिफ्ट हो जाता है, वो रिटार्ड हो जाती है, स्लो हो जाती है λ/4। λ/4 क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, फिर तो ये क्या हो जाता है, λ/4 रिटार्ड हो जाती है। वाइट वाली क्या है, रिटार्डेड लाइट है, जो λ/4 डिक्रीज कर दी गई है उसकी वेलोसिटी। वही कुछ लाइट क्या होती है, वो स्पेसिमेन के कांटेक्ट में ही नहीं आई, वो डायरेक्टली बाहर निकल गई, तो वो क्या होती है, वो डायरेक्ट लाइट होती है। अब ये दोनों लाइट फेज प्लेट पे पड़ती है, फेज रिंग पे पड़ती है, तो उन दोनों लाइट में डायरेक्ट लाइट को फिर λ/4 एडवांस कर दिया जाता है। ठीक है, और ये λ/4 एक डिक्रीज रहती है। अब ये दोनों कहाँ पड़ेंगी, ये दोनों अब जाएंगी इसके पास, आईपीस के पास जाएंगी। ठीक है, और हमारा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा और हमें दिखने लगेगा जो भी डिफरेंस है। अब होता क्या है, देखिए अभी हमने डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट समझा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि एक है रिटार्डेड लाइट, ठीक है, जो स्पेसिमेन से डायरेक्टली टकराई है, वो λ/4 क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, ये वाली वेवलेंथ λ/4 डिक्रीज हो रही है। और एक है हमारे पास डायरेक्ट लाइट जो टकराई नहीं थी, वो उसको क्या कर दिया जा रहा है, λ/4 एडवांस कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये λ/4 इसको और एडवांस कर दिया गया है। तो अब देखिए ये दोनों डिफरेंट तरह की लाइट हो गई है। एक तो सोर्स ऑफ लाइट मान लीजिए सेम भी है, तो उनके वेवलेंथ में, एम्पलीट्यूड में, सारी चीज़ों में डिफरेंस आ गया है। क्यों, क्योंकि एक को λ/4 डिक्रीज कर दिया गया है और एक को λ/4 बढ़ा दिया गया है। तो अभी हमने देखा जब दो डिफरेंट वेव्स मिलेंगी तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जैसे ही मिलेंगी तो होगा ये कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगी और हमें एक स्ट्रेट लाइट मिलेगी, और उस इमेज में हमें एक डार्क जगह देखने को मिलेगी, वहां पे डार्क नजर आएगा। ठीक, तो क्या होता है देखिए, तो जहाँ पे डायरेक्ट लाइट मिलेंगी, ठीक, जिसको λ/4 बढ़ा दिया गया है, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड या रिटार्डेड लाइट मिलेंगी जिसको λ/4 घटा दिया गया है, ठीक है, डिक्रीज कर दिया गया है, तो वो दोनों जहाँ पर भी मिलेंगी तो वहाँ पे बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहाँ पे इमेज में हमें एक ब्लैक नज़र आएगा, ब्लैक एरिया नज़र आएगा। ठीक है, तो ब्लैक एरिया नजर आएगा। फिर क्या होगा, अब देखिए एक एक लाइट तो जा नहीं रही है ना, एक एक वेव तो जा नहीं रही है कि अच्छा चलो एक का डायरेक्ट लाइट का एक वेव चला गया और इनडायरेक्ट मतलब रिटार्डेड लाइट का एक वेव चला गया, कई सारी वेव्स होंगी वहाँ पे। तो जहाँ पे डायरेक्ट लाइट जिसको λ/4 बढ़ा दिया गया है, मैं एक जगह लिख दूँ क्या, देखिए जहाँ पे एक केस तो ये होगा कि जहाँ पे डायरेक्ट लाइट जिसको λ/4 क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, और जहाँ पे ये रिटार्डेड लाइट जिसको λ/4 घटा दिया गया है, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहाँ पे हमको नज़र आएगा क्या, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक नज़र आएगा वो एरिया वहाँ पे। ठीक, सुनते जाइए। फिर क्या होगा, दूसरा सिनेरियो हमारा ये होगा कि क्योंकि एक एक वेव तो नहीं है, तो जहाँ पे अब वहाँ पे हमें रिटार्डेड लाइट की भी कई सारी वेव्स नज़र आएंगी होंगी वहाँ उस पूरे हमारा जो भी सेटअप है उसमें, डायरेक्ट लाइट की भी कई सारी वेव्स होंगी। तो जहाँ पे डायरेक्ट लाइट और रिटार्डेड लाइट मिलेंगी वहाँ पे तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा और ब्लैक वहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन जहाँ पे सिर्फ डार्क लाइट वाली मिलेंगी या फिर रिटार्डेड लाइट वाली मिलेंगी, तो इनका तो वेवलेंथ, क्योंकि ये डार्क लाइट क्या कर दी गई हैं, सॉरी डायरेक्ट लाइट λ/4 इनको बढ़ा दिया गया, इनका फेज शिफ्ट कर दिया गया है, और रिटार्डेड लाइट का λ/4 डिक्रीज कर दिया गया है। तो अब ये लाइट तो आपस में तो सेम ही है ना, एक ही जगह से बिलोंग कर रही है। ठीक, तो जब ये दोनों सेम है तो ये क्या बनाएंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब ये वाले डार्क लाइट वाली जहाँ भी मिलेंगी तो वो, अरे यार मैं डायरेक्ट बोल दे रही हूँ, ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। डायरेक्ट लाइट जहाँ पर भी मिलेंगी जिनको λ/4 बढ़ा दिया गया है वो क्या बनवाएंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसे ही जहाँ पे सिर्फ
रिटार्डेड लाइट जिनको λ/4 डिक्रीज कर दिया गया है जहाँ पे मिलेंगी वो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी, और जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो वहाँ पे हमें वाइट मिलेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ब्लैक भी मिल रहा है और वाइट भी मिल रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक कंट्रास्ट, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इमेज में। और हम यही चाहते हैं कि फेस कंट्रास्ट के माध्यम से इमेज में कंट्रास्ट क्रिएट हो जाए, और जितना बढ़िया कंट्रास्ट रहेगा इमेज की क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी। ठीक, तो ये पूरा वर्किंग है हमारा किसका, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। आई होप समझ में आया हो। ठीक, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, एंड नहीं आया समझ में ना तो आप इसको 1 2 3 बार देखिए, क्योंकि और सारे माइक्रोस्कोप से थोड़ा ये डिफ़िकल्ट मुझे लगा, तो आई होप आपको भी लग रहा होगा। तो 1 2 बार आप सुनेंगे ध्यान से, एक बार लिख कर समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और जो पहला हमने ये कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का कंसेप्ट समझा है वो समझ लीजिएगा। मैं एक बार और इसको बता दूंगी जब थियरी पढ़ेंगे उसके साथ साथ ही। तो ये हमारा पूरा हो गया वर्किंग ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये तो हमने बना हुआ है, हम उससे भी एक बार समझ लेंगे। तो आइए हम थोड़ा इसकी थियरी वगैरह को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। हाँ चलिए देखिए, अ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये एक लाइट माइक्रोस्कोप का ही टाइप होता है दैट यूजेस अ स्पेशलाइज्ड टेक्निक टू कन्वर्ट फेज शिफ्ट्स इन लाइट वेव्स इनटू एम्पलीट्यूड कंट्रास्ट। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये एक स्पेशलाइज, एक स्पेशल तरह की टेक्निक को यूज करता है। फेज शिफ्ट, लाइट में जो फेज शिफ्ट होता है उसको वो एम्पलीट्यूड कंट्रास्ट का मतलब ब्राइटनेस में चेंज कर देना। ठीक है, ब्राइटनेस में चेंज कर देना। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है, लाइट वेव्स में होने वाली फेज शिफ्ट को ये ब्राइटनेस में चेंज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत बढ़िया से हो पाता है। ठीक है, तो ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है। ये जो टेक्निक है ये क्या करता है, स्पेसिमेंस के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है, जो हम नॉर्मली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ये काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है इसका दूसरा डेफिनेशन है, या ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं ये भी। तो ये क्या है, ये एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक है जो फेज शिफ्ट, लाइट में होने वाली फेज शिफ्ट को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ब्राइटनेस में। ठीक है, ब्राइटनेस में चेंज कर देता है। ठीक है, इमेज में दिखने वाली ब्राइटनेस में चेंज कर देता है, जो अभी हमने देखा। ठीक, जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो ब्लैक बनेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होगा तो वाइट बनेगा, तो वो हिस्सा ब्राइट नज़र आएगा और डिस्ट्रक्टिव वाला ब्लैक नज़र आएगा। तो ये काम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी करता है, ये फेज शिफ्ट को ब्राइटनेस में चेंज कर देता है। आप ये एक लाइन बस याद रखिए। ठीक है, इतना कुछ मत याद रखिए, आप ये याद रखिए कि फेज शिफ्ट माइक्रोस्कोपी लाइट वेव्स में होने वाली फेज शिफ्ट को ब्राइटनेस में चेंज कर देता है। ठीक, ये बात हुई। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को सबसे पहली बार 1934 में डच फिजिसिस्ट थे फ्रिज जर्निक ने बनाया था। ठीक, मतलब उन्होंने पहली बार बनाया, उसके बाद धीरे धीरे उसमें भी एडवांसमेंट हुई है। ठीक, तो इन्होंने बनाया था पहली बार। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की। तो देखिए लाइन अब आपको समझ में आएगी क्या होता है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू सेल्स, जब लाइट सेल से पास करती है तो स्मॉल फेज शिफ्ट अकर, छोटे छोटे फेज शिफ्ट्स हो जाते हैं, विच आर इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई को इनविजिबल होते हैं। जैसा हमने नॉर्मली बात की कि फेज शिफ्ट होगा या फिर वेव होगी लाइट की, तो वो हमें दिखती नहीं है। तो एक फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है ना, इस फेज शिफ्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एम्पलीट्यूड में, मतलब ब्राइटनेस में, एम्पलीट्यूड का मतलब ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, वो जो डिफरेंसेस है वो हमें नज़र आने लगेंगे, कहीं पे ब्राइट नज़र आएगा, कहीं पे डार्क नज़र आएगा, तो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो हम अच्छे से देख पाते हैं। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, हमने बात की ना कि हम वर्किंग की बात करें तो λ/4 डिक्रीज कर दिया जाता है, λ/4 इंक्रीज कर दिया जाता है। तो देखिए ये क्या चीज़ है ना, ये हमारी वेव है। ठीक, एक तो ये जो डिस्टेंस होती है हम इसको लैम्डा कहते हैं। ठीक, इस पूरी यहाँ से लेके कह सकते हैं यहाँ तक की डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं। ठीक, अब इसका जब आप हाफ करेंगे, यहाँ से यहाँ कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी वो λ/2 हो जाएगी। ठीक,
अब जब इसका भी अब हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ, तो ये जो डिस्टेंस है वो अब हमारी क्या हो जाएगी, λ/4। तो इतने का शिफ्ट, λ/4 इतने का शिफ्ट होता है बस। तो λ/4 हम एक जगह बढ़ा देते हैं, रिटार्डेड लाइट में घटा देते हैं और डायरेक्ट लाइट में बढ़ा देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं λ/4 का शिफ्ट हो जाता है। और देखिए इसी λ/4 के शिफ्ट को क्या करता है हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ब्राइटनेस में चेंज कर देता है। ठीक, तो ये हमने बात की। तो प्रिंसिपल क्या है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की, कि जैसे ही लाइट सेल से पास करता है तो स्मॉल शिफ्ट, फेज शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो शिफ्ट हमें ह्यूमन आई से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या कर देता है, इन फेज शिफ्ट को वो एम्पलीट्यूड में या फिर ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें ईजिली वो चीज़ नज़र आ जाती है। ठीक, और फेज शिफ्ट λ/4 का होता है। तो ये फेज शिफ्ट का डायग्राम है। ठीक, कि पहले यहाँ पर था, ऐसा हो गया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, सेम डायग्राम है। ठीक, अब कंपोनेंट की बात करते हैं। तो एक तो लाइट सोर्स होता है, एलईडी बल्ब होगी या फिर कोई हैलोजन लैंप होगा। तो लाइट सोर्स का काम क्या होता है, लाइट को प्रोवाइड करना, स्पेसिमेन पे इल्यूमिनेशन का काम करवाता है, तो लाइट सोर्स होता है। फिर कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर का काम क्या होता है, फोकस करना, लाइट को स्पेसिमेन पे फोकस करना। और कंडेंसर में क्या होती है, एनुलर डायफ्राम होती है, जो एक हॉलो कोन ऑफ लाइट बना देती है। याद है ना, यहाँ से लाइट सोर्स गई, यहाँ पे एनुलर डायफ्राम था हमारा और यहाँ पे कंडेंसर है, तो यहाँ से सिर्फ ये वाले हिस्से से पास करती है लाइट ना, ट्रांसपेरेंट वाले हिस्से से पास करेगी, तो एक हॉलो कोन बन जाता है यहाँ पे एनुलर डायफ्राम की मदद से। तो कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है कि लाइट को फोकस करना स्पेसिमेन पे, और कंडेंसर में एक स्पेशल एनुलर डायफ्राम लगा हुआ होता है जो हॉलो कोन ऑफ लाइट बनाता है। उसके बाद फेज रिंग होती है, तो ये तो वही है, कंडेंसर का फेज रिंग का है, दोनों में एक ही चीज़ है। ठीक, फेज प्लेट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होता है, फेज कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होती है, एक फेज प्लेट लगी होती है, जो क्या करता है, फेज शिफ्ट करवाता है ना, जो एम्पलीट्यूड चेंज करवाता है, ब्राइटनेस करवाता है। और एक फेज शिफ्ट कहाँ होती है, जब स्पेसिमेन से टकराती है लाइट, तो और जो नहीं होती है डायरेक्ट लाइट का फेज शिफ्ट फेज प्लेट में होता है, फेज रिंग में। ठीक, उसके बाद आईपीस होती है, तो आईपीस से हम देखते हैं और आईपीस मैग्नीफिकेशन का काम करती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको वर्किंग समझ में आई है तो कंपोनेंट्स वर्किंग सब आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग की बात की गई है, यहाँ पे डायग्राम बनाया है, फिर से एक बार हम बना लेते हैं। ये थोड़ा डायग्राम बिगड़ गया है यार, ऐसा था। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, वो हमने ऊपर बनाया हुआ डायग्राम वो वाला आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से हमारी इस ट्रांसपेरेंट वाले हिस्से से लाइट जाएगी, एक हॉलो कोन बन जाता है कंडेंसर लेंस पे। और अच्छा एक बात, जितने भी माइक्रोस्कोप है इनके रे डायग्राम को आप बना लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, क्योंकि एग्जाम में रे डायग्राम आएगा बनाने का, अगर रिटर्न है तो। कंडेंसर लेंस फोकस करेगी स्पेसिमेन पे। अब स्पेसिमेन पे जो डायरेक्ट स्पेसिमेन के कांटेक्ट में आएगा, टकराएगी, तो वो क्या हो जाएगी, लाइट रिटार्ड हो जाएगी λ/4। और जो नहीं टकराएगी वो चला जाएगा अनरिटार्डेड, मतलब अनरिफ्लेक्टेड यहाँ पे। फिर ये दोनों लाइट पहुंच जाएंगी किस पे, ये वाला तो इसमें जाएगी, हॉलो वाले जो खाली स्पेस है ओपेक है उसमें, और रिटार्डेड जो अनरिफ्लेक्टेड है वो चला जाएगा यहाँ पे। दोनों फिर आपस में मिल जाएंगी, इसका λ/4 बढ़ा दिया जाएगा, ये इसका λ/4 डिक्रीज कर दिया जाएगा। ऑक्यूलर लेंस पे पड़ेंगी, एक कई सारे मतलब डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन हो, अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इस तरीके से डार्क और लाइट स्पॉट्स बन जाएंगे। तो अगर आपने वर्किंग ध्यान से सुनी है तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वो डायग्राम बनाया गया है, ठीक, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने ड्रॉ करके बनाया ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे एक बार हम वर्किंग देख सकते हैं कि लाइट सोर्स है, एनुलर डायफ्राम से लाइट गया ये ट्रांसपेरेंट वाले हिस्से से, यहाँ पे एक सर्कुलर हॉलो कोन बनेगा, कंडेंसर से गया, कंडेंसर के ने क्या किया, स्पेसिमेन स्टेज पे इसको फोकस किया। अब स्पेसिमेन से जैसे ही टकराएगी ये लाइट, तो दो तरह की हमारे पास लाइट वेव्स निकलेंगी। एक वो लाइट वेव्स जो स्पेसिमेन से टकराई हैं, तो स्पेसिमेन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी, तो उसमें क्या होता है, फेज शिफ्ट हो जाता है, रिटार्डेड लाइट होती है ये, λ/4 का उसमें रिटार्डेशन हो जाता है, कमी हो जाती है। उसके बाद जो डायरेक्ट लाइट होती है, जो स्कैटर नहीं हुई होती है, वो तो यहाँ से चल जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद दोनों पहुँचती हैं फेस प्लेट पे।
तो फेस प्लेट में भी क्या होता है कि जो स्पेस होता है उससे डायरेक्ट लाइट जाती है और वहाँ से λ/4 उसमें इंक्रीज़ कर दिया जाता है और फिर दोनों ऑक्यूलर लेंस पे पहुँचती हैं, इमेज मैग्नीफाई होती है और हाई कंट्रास्ट वाला इमेज हमें मिल जाता है। फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे बनती है ये हमने डिस्कस किया। ओके, तो ये पूरी वर्किंग लिखी गई है। वर्किंग में कहूँगी आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, सिंपल है कि कैसे कैसे जाएगा। इसमें एक दो लाइन इधर उधर हो गया है तो थोड़ा इसलिए भी, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वेव्स के बारे में बताया गया है। जो दोनों वेव्स हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव है, सेम है, जो डिफरेंट है डिस्ट्रक्टिव है, हमें यहाँ पे मिल गई है लाइन सिंपली। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज इन सारी चीज़ों की, ठीक है। चलिए तो एप्लीकेशन देखते हैं। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस का, ठीक, यहाँ पे स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस का हमें एक हाई कॉन्ट्रास्ट बढ़िया इमेज, क्लियर इमेज देखने को मिलता है। तो लिविंग सेल्स में, ठीक है, और जो कल्चर में होता है नॉर्मली हम उनका ज़्यादा देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए थिन टिश्यू स्लाइसेस, फिर लिथोग्राफिक पैटर्न्स, लेटेक्स डिस्पर्जन, फाइबर, ग्लास फ्रेगमेंट, सब सेलुलर पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस हो गया, ऑर्गेनेलीज हो गए, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। एडवांटेज की बात करते हैं अब कि क्या इसके फ़ायदे हैं और डिसएडवांटेज क्या है। तो फ़ायदे सबसे पहले ये देखते हैं। तो फ़ायदा ये है कि लिविंग सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दियर नेचुरल स्टेट विदाउट प्रीवियस फिक्सेशन और लेबलिंग। तो जो भी लिविंग सेल्स होती हैं हमें यहाँ पे स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कोई पहले से कोई लेबल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आसानी से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत उनके नेचुरल स्टेट में जैसे वो सेल है वैसे ही हम उसको देख सकते हैं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा ये है कि इट मेक्स अ हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल। तो कोई बहुत ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो हम उसको बहुत बढ़िया से देख सकते हैं इसकी वजह से, मदद से, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की मदद से, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में भी ये क्या कर देता है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है, डार्क और क्या ब्राइट का एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है। तो हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी, स्पेसिमेंस भी बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की मदद से, वो भी विदाउट स्टेनिंग, ठीक है। उसके बाद नो स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ फिक्सेशन और स्टेनिंग एटसेट्रा इज़ नीडेड टू स्टडी एन ऑब्जेक्ट अंडर अ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो कोई स्टेनिंग की, कोई फिक्सेशन की, कोई कुछ खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम नॉर्मली स्पेसिमेंस को देख सकते हैं, तो हमारा टाइम भी बचता है और आसानी से सारा प्रोसेस भी हो जाता है। तो ये सारी कुछ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के एडवांटेज है। आगे भी क्या है, तो एग्जामिनिंग इंट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल्स एट रिलेटिवली हाई रिजोल्यूशन। तो जो भी लिविंग सेल्स का जो इंट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट है, सेल के अंदर का जो भी कॉम्पोनेंट है, ऑर्गेनेलीज वगैरह है, हम उसको भी बहुत ही हाई रिजोल्यूशन में, मतलब बहुत ही क्लियर क्वालिटी में देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का मोटिलिटी है वो भी हमें फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की मदद से दिखता है। माइटोटिक क्रोमोसोम और वैक्यूल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें भी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की मदद से अच्छे से दिखती हैं, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन के साथ। उसके बाद इट मेड इट पॉसिबल फॉर बायोलॉजिस्ट टू स्टडी लिविंग सेल्स एंड हाउ दे प्रोलिफरेट थ्रू सेल डिवीज़न। तो लिविंग सेल्स कैसे प्रोलिफरेट करती हैं, मतलब डिवाइड करती हैं, सेल डिवीज़न कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जा सकती हैं, बायोलॉजिस्ट इनका यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद जो फेस कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिकल कंपोनेंट हैं वो क्या किए जाते हैं ना, वो किसी भी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के साथ ना हम उनको मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, कि कोई ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है तो उसका जो भी ऑप्टिकल कंपोनेंट मतलब लेंसेज वगैरह हैं तो उनमें या फेस कॉन्ट्रास्ट वाले जो लेंसेज हैं या फिर कंपोनेंट है उसको ऐड करके एक बहुत ही अच्छा हमें मतलब करेक्ट साइज़ का जो भी इम्प्लीमेंट वहाँ पे होगा वो लगा के हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में भी एडजस्ट हो जाता है। लिमिटेशन की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कमियां रह गई हैं। तो देखिए, फेस कॉन्ट्रास्ट कंडेंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज एड कंसिडरेबल कॉस्ट टू माइक्रोस्कोप एंड सो फेस कॉन्ट्रास्ट इज ऑफन नॉट यूज इन टीचिंग लैब्स एक्सेप्ट परहैप्स इन क्लासेस इन द हेल्थ प्रोफेशन। तो बात ये कह रहा है ना कि देखिए, कंडेंसर में हमारा एनुलर डायफ्राम लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस में हमारा क्या लगा हुआ है, फेस प्लेट लगा हुआ है। तो जब इनको बनाया जाता है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस तो हर माइक्रोस्कोप में है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक। लेकिन
फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ये दोनों एक्स्ट्रा लग गए हैं तो इनका खर्चा अलग से आएगा, तो ये थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको नॉर्मली स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक। जहाँ पे इनकी ज़रूरत है हेल्थ लैब्स वगैरह में, वहीं पे इनको यूज़ किया जाता है, ठीक। क्योंकि एक्स्ट्रा कंपोनेंट है तो खर्चा भी एक्स्ट्रा आता है, इसलिए। उसके बाद टू यूज़ फेस कॉन्ट्रास्ट द लाइट पाथ मस्ट बी अलाइन। तो फेस कॉन्ट्रास्ट यूज़ करने की जो लाइट का पाथ है वो बहुत बढ़िया से होना चाहिए, क्योंकि फेस शिफ्टिंग वगैरह हो रही है, ठीक। तो जैसा एनुलर डायफ्राम लगा है तो उसमें से ट्रांसपेरेंट वाले से, हॉलो वाले से लाइट को पास करना है, ठीक। तो थोड़ा बढ़िया से अलाइनमेंट लाइट को बढ़िया से क्या करना कहते हैं कि अरेंज करना पड़ता है इसमें, ठीक। नहीं तो अच्छा से नहीं आ पाएगा, इमेज नहीं बन पाएगा। उसके बाद मे नॉट बी सुटेबल फॉर थिक एंड ओपेक स्पेसिमेन। अगर स्पेसिमेन ओपेक है एकदम या फिर थिक है तो उसमें भी बहुत बढ़िया हमें इमेज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, सुटेबल नहीं होता है ये। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। आई होप समझ में आया होगा, और एक बार में नहीं आया है, मैं तो कह रही हूँ कि मोस्टली नहीं आएगा एक बार में समझ में, बट एक दो बार आप देखेंगे, लिख के समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो आ जाएगा आपको। तो नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।